ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यू फॉर्म में। अगर हमें केस स्टडी में भी आएगा तो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, डीईएफ मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली लेना। डी मिड पॉइंट यहाँ पर, एसी का मिड पॉइंट ई एंड एबी का मिड पॉइंट एफ। ठीक है, और डीईएफ को उसने ज्वाइन कर दिया, किसी ना किसी वे में हम डीईएफ को हम ज्वाइन करेंगे। आपको उसने एबी की लेंथ दी हुई है, कितनी है एबी की लेंथ? एबी की लेंथ कितनी है? 6.4 सेंटीमीटर। बीसी की लेंथ कितनी है? 6.2। हाँ, उसके बाद बीसी की लेंथ कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। और एसी की लेंथ कितनी है? 4.6 सेंटीमीटर। हाँ जी, बेटा एफ बी सी ई जिसका भी निकालोगे तो तुम्हें ज्वाइन ना भी करो फिर भी जो भी बनाना है तो एक बार ज्वाइन कर भी लोगे तो क्या होगा। ठीक है, बिकॉज तीनों मिड पॉइंट्स गिवन है, कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस तो हमें लेनी होगी। अब मुझे जो इसमें निकालना है दैट वाज फॉर एफ बी सी ई। हाँ, पेरीमीटर निकालना कितना मुश्किल था बताओ इसका? मैम वो बीच वाले ट्रायंगल पेरीमीटर कह रही हूँ, एरिया नहीं कह रही हूँ। कितना मुश्किल है पेरीमीटर निकालना। व्हाट अबाउट एफबी? एफबी की लेंथ कितनी है? 3.1। सीई की लेंथ कितनी है? बीसी की 5.6। बड़ा बड़ा ईएफ की क्या लेंथ होगी? एफ बी ईएफ की एड ऑल द 4 नंबर्स, आंसर विल बी 13.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, एरिया नहीं निकालना, वो स्क्वायर में दिया होता। ठीक है, ऐड करो। क्या आंसर आ रहा है? 13.8 की मेरी गलती है कैलकुलेशंस में। क्वेश्चन नंबर 9, जो तुम्हें प्रूव करना है तुम उसी को गिवन लिख रहे हो, ये तो गिवन है। एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें एक डायगोनल हमें एसी गिवन है, ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि एम और एन मिड पॉइंट्स हैं। चलो वो भी बात चलती है। उन्हें कहा रैंडमली हमने ए बी और सी डी पर एम और एन पॉइंट्स लिए, ठीक है, और ए एम जो है वो सी एन के इक्वल है, ये कहा है। कहा शो दैट ए सी एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर। पहले बताओ मुझे मृदुल, एम एन किस एंगल से तुम्हें डायगोनल लग रहा है डायगोनल? डायगोनल कौन सा होगा अगर इसके ड्रॉ करेंगे? एसी और बीडी, है ना, तो वो बाइसेक्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं बीडी ड्रॉ करूं तो वो एम और एन से ही पास करे, उसका कोई और पॉइंट भी इनका आपस में इंटरसेक्शन का हो सकता है। बात समझ में आई? ये नहीं है कि ये तीनों ऐसे ही पास कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, इट माइट बी द केस बट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, अच्छा ये होगा कि नहीं होगा? एम आई सेइंग इट राइट? इट हैज टू बी। व्हाई? बिकॉज जो हमारा ओ पॉइंट है वो एसी का मिड पॉइंट तो बनकर आ रहा है। यही चीज पर हमें प्रूव करनी है। हाँ, जो हमारा डायगोनल है वो बीडी ओ से ही पास करेगा, लेकिन ये चीज हमें प्रूव करनी है कि ये जो ओ है दिस इज द मिड पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू विल गिव अस the intersection point, the midpoint of both the line segments. O is the midpoint of AC, O is the midpoint of MN. This we need to prove. ये given नहीं है हमें। ठीक है, तो जब हम इसको ले रहे हैं ट्रायंगल, पहले तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है सबने, राइट? यहां पर लिख दी होगी, पर आई हैव सीन क्वेश्चंस जहां पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लिख रहे हो, नंबर नहीं देने वाले तुम्हारे टीचर्स। यहाँ तो मैंने फिर कह दिया कि ठीक है, वहां पे नहीं, उन्होंने 0 नंबर देना है कि नहीं ठीक लिखा हुआ। यहाँ पे तो आधा एक नंबर मैं फिर दे देती हूँ, वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं देने वाला। उन्होंने कहना बस हमने नहीं समझना क्वेश्चन, 0। आपने सही लिखा होता तो आपको नंबर नहीं देते, उसमें कटिंग कर देते कि नहीं जी ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा। तुम लगता है तुम गलत लिखोगे और मैम पेन लेकर तुम्हारा पेपर चेक करेंगी। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कर्टसी फ्रॉम दैट टीचर। जो सही लिखने में तुम्हें मार्क्स नहीं दे रही है, तुम्हें गलत लिखने पर नंबर देगी। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये नहीं कहना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, एमएन किसी तरह से भी डायगोनल नहीं है, राइट? अब ये सिंपल सा प्रूफ था
ट्रायंगल AOM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल। अगर मैंने AOM लिखा है तो CON। इतना सा ध्यान रख लो, आपको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी ही है, उससे आप नहीं बच सकते। अब ये बहुत जरूरी है। एंड देयर आर टाइम्स जब टीचर कहती है कि नहीं, अगर एंगल AOM लिख रहे हो ना तो एंगल CON लिखो, उसके भी नंबर कटे हुए हैं। वो टीचर का दिमाग खोलने में टाइम नहीं लगता है कि नहीं मैंने नंबर नहीं देने। बात समझ में आई? तो वहां तक आई हैव हैड स्टूडेंट लास्ट ईयर जो उसने कहा कि नहीं मैम ने कहा है AOM लिखा है तो CON लिखना चाहिए, आपने NOC क्यों लिखा? बात समझ में आई? आप कितना कुछ से आर्ग्यू कर लोगे? क्लियर हो गई बात ये? तो यहां पर आपने लिखना है एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल CON। क्या रीजन दोगे? लिखो इसको, जिसने नहीं ठीक लिखा हुआ, जिसने लिखा भी हो उसको दोबारा से लिखो। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। प्लीज डोंट राइट VOA, चाहे टीचर्स कहती भी है। क्लियर हो गया? हमेशा लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दो एंगल्स हमारे इक्वल है। उसके बाद हमें दिया हुआ है AM इज इक्वल टू CN, दिस इज गिवन टू अस। और जब भी आपने प्रूव करना है तो लिखना है इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON AM इज इक्वल टू CN। हो गया? उसके बाद तीसरी चीज हम क्या लेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर किसने लिखा हुआ है को इंटीरियर आर सप्लीमेंट आर इक्वल? कोई भी है चेक कर लो, प्लीज मत लिखना गलती से भी अगर लिखा है तो, मुझे पता है कहीं तो लिखा है ना। हाँ हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? तो यहां पर आ जाएगा एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OCN। और इसमें हम लिखेंगे भी AB इज पैरेलल टू CD एंड आई हैव सीन बच्चे, टीचर ने तो ये भी कहा हुआ है AB लिखा है तो यार DC लिखो, CD नहीं लिखना। समझ में आ गई बात? ये तो यहां तक फिनिकी हो जाती है, तो कहां से आप लड़ झगड़ा करते रहोगे नंबर के लिए? प्लीज प्रूफ को इतना लिखो कि चलो ये चीजें हम ओवरलुक करें कि चलो बाकी सब ठीक लिखा हुआ है, नंबर नहीं काटते। AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। तो ये क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CON। और एक दो बच्चे हैं, एक था जिसने यहाँ पे रीजन भी नहीं लिखा हुआ था किसी के क्वेश्चन में ट्रायंगल्स को। हाँ, सब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो AAS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ विल से द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। AO इज इक्वल टू ON किसने लिखा था? AO is equal to CO, corresponding sides है, and MO is equal to NO, CPCT। किसी बच्चे ने लिखा है AO is equal to OM, तो गिवन है ना। हाँ, क्यों बच्चे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में देख जा, दिमाग कहीं और घूम रहा था ना हमारा। हाँ, होता है, मेरे साथ भी होता है, पर मुझे पता होता है कि कहीं और घूम रहा है, और मैं एडमिट करती हूँ तब कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ। ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना। आई नो आई डू दिस मिस्टेक। मैं हेमिस्फीयर स्फीयर का क्वेश्चन करवाऊंगी ना, आप देख लेना, कभी कभी मैं हेमिस्फीयर के फॉर्मूला में स्फीयर लगा दूंगी और मैं कहूंगी आंसर क्यों नहीं आ रहा। फिर समबडी विल फ्रॉम द बैक विल पॉइंट मैम हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना है, और मैं कहूंगी हाँ हाँ बिल्कुल। तो आई नो माई मिस्टेक, आई नो कि मैं फ्लो में नहीं चेक करती। ठीक है ना? तो आई इमीडिएटली पिकअप। अब जब तुम्हारी क्लास होती है तो आई पिकअप की हेमिस्फीयर है स्फीयर है। समझ में आई? डिस्ट्रैक्ट हो जाओ पर उसको पिकअप भी करो, और फाइनल पेपर में वो मत लेकर आओ अपने। ठीक है ना? डिस्ट्रैक्शन सबको होती है, कोई ना कोई, हम सारे बैठे सोच रहे होते हैं बैक एंड में ये करना है वो करना है, ये सब रहता है वो सब रहता है, वहां जाना है ये जाना है ये लेना है वो लेना है, सब हमारे पास होगा, 100 काम हमारे होंगे जब पढ़ाई की बात आती है। समझ में आ गई बात? ये बट प्लीज उसको अपने आप पर हावी मत होने दो कि हमारा नंबर ही ना आए, है ना? हमारे नंबर आने चाहिए, उसके बाद हम ये डिस्ट्रैक्शंस करते रहे। तो दिस इज हाउ यू जस्ट पिक अप योर सेल्फ। आपका जो मेन काम है अभी वो पढ़ाई है, बाकी सब वो वो सब्सिडरी चलता रहेगा, सप्लीमेंट्री चीजें हैं वो सब। इस बात को समझो, वो सारी आपके साथ एडजस्टमेंट्स हैं। आपके फ्रेंड्स जो यहाँ सब बैठे हुए ना, स्कूल छोड़ दो जाना, पढ़ाई छोड़ दो, ये सब भाग जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो चेंज योर स्कूल, जो तुम्हारे पुराने स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहता। समझ में आ गई बात? है आपका मेन चीज पढ़ाई है, आप आज स्कूल जाना छोड़ दो, पढ़ाई नहीं करनी है मत करो, स्कूल छोड़ दो। तो यू जस्ट सी, आपका जो पूरा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, जो पार्टीज में जाते हो, जो ये फेयरवेल्स हो रही है, वो सब कुछ खत्म है फिर उसके बाद।
तो आपकी पढ़ाई, आपके स्कूल की वजह से ही वो सब चीजें, जो पार्टीज होती हैं, जो फेयरवेल्स होती है, वो सब उसी वजह से चल रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। जो फंक्शंस हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, पार्टिसिपेशंस हैं, दैट इज ऑल बिकॉज वी हमारा मेन पर्पस जो है वो पढ़ाई का है। ठीक है, या फिर अपना पढ़ाई के अलावा कोई और पैशन जो है, कोई भी हॉबी है, उसको चूज करो कि नहीं मुझे ये करना है। ठीक है ना, जैसे आई एम गुड इन पेंटिंग, तो मुझे भी आर्ट्स करना है, आई विल गो इन फाइन आर्ट्स। तो पढ़ाई को उतना करो जितना तुम्हें वो फाइन आर्ट्स में एडमिशन अच्छे से मिल जाए। एंड योर पेरेंट्स शुड ऑल्सो एग्री कि हाँ जी ठीक है, इसमें तो यही करना है, बस पास हो जाए। बात समझ में आ गई है? ट्राई टू फाइंड योर इक्विलिब्रियम कि नहीं मुझे इतने मार्क्स चाहिए, उसके बाद मैं खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। वो ढूंढ लो, उतने तक स्कोर करो। उसके बाद अपने लाइफ गोल जो तुम्हारा है कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, जो भी करना है, डॉक्टर बनना है, उस पर जाओ। क्लियर होगी ये बात? ये अभी नाइन्थ में हो, पढ़ लो अच्छे से। नाइन्थ में वैसे ही नंबर नहीं आते हैं, जितना मर्जी पढ़ लो। नाइन्थ में पूरे फुल 80 और 80 तो आज तक मुझे, मैंने देखा नहीं आया। टेंथ में आराम से आ जाएंगे, नाइन्थ में बिल्कुल मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, नाइन्थ में सच में कह रही हूँ, इतनी सब चीजें हैं, नहीं मार्क्स आएंगे। टेंथ में थोड़ा सा पढ़ लोगे फिर भी मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? अब यहां से यूल राइट एओ एंड सीओ एंड हेंस एएम एंड एसी, एमएन एंड एसी बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाइन्थ हो गया सबका। अब है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी। AB is produced to point E so that BE is equal to AB, और DE को ज्वाइन कर दिया, वो BC को किसी पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, है ना? प्रूव दैट ED बाइसेक्ट BC। ED ने बाइसेक्ट किया BC को, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि DF और FE इक्वल है। अब अपने प्रूफ्स में ये लिख रहे हो, कोई ना कोई बच्चा लिख रहा है, उसके लिए ही है कि कहाँ ये लिखा है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ DE। कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी, कॉस बी इज द मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हो, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। सबसे 2 नंबर का प्रूफ दिया था ना, सबसे इजी जो मुझे लगा था वो यही होगा कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, बी एफ इज पैरेलल टू ए डी। लेकिन उससे तो मेरे पास आया डी एफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ई। समझ में आ गया? और जो आपने इसमें, क्योंकि हमें बी एफ लिखो, जो लिख ही लो। हमें गिवन जो है दैट इज ए बी इज इक्वल टू, पहले तो गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी, दिस इज गिवन टू अस। देन प्रूव करना है बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगी, प्रूफ में आ जाएंगे। ट्रायंगल लेंगे डी एफ सी। हेलो, मैम हाउस नंबर 12 होगा, उसके साथ ही खाली प्लॉट है मतलब। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ मैम, नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ हाँ, वो लिखा हुआ, पापा का नाम लिखा होगा। हाँ हाँ जी मैम। हाँ बिल्कुल, घर पे मैम क्लास ले रही हूँ अभी मैं। ठीक है। हाँ हाँ, मैं देख लेती हूँ। ट्राइंगल डीएफसी एंड ट्राइंगल ईएफपी। ठीक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेना बच्चों। अब किसने इसको प्रूव किया था कि ये एंगल इसके इक्वल है, पता नहीं कुछ ऐसे ही किया था, चलो एनी हाउ। नहीं, सी एंगल ए के इक्वल है, विच इज वेरी गुड। सी एंगल ए के इक्वल है, और ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देयरफॉर दीज आर इक्वल। तो वैसे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना? और अच्छे से बोला, थॉट प्रोसेस, सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, विच इज गुड। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, पर आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि ए बी को एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये क्या बनते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसा क्वेश्चन टेंथ में भी है। ठीक है, अदर वे राउंड में टेंथ में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में? ऑल्टरनेट इंटीरियर। दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और सी डी इक्वल्स टू बीई, वो सबने प्रूव किया हुआ था कि ए बी अगर बीई के इक्वल है, तो ए बी सी डी के भी इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया? तो ये दो ट्राइंगल्स में मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ले रही हूं। तो एंगल
3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां पर लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और आपको लाइंस भी पैरेलल कौन सी है मेंशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये लिखना है हमें। और यहां से आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू ई बी, ठीक हो गया, विच इज प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एएएस। ट्राइंगल डीएफसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईएफबी बाय एएएस रूल, क्लियर हो गया। और यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर बीएफ इज इक्वल टू सीएफ सीपी सीटी, क्लियर हो गया। इसके बाद आप लिखोगे बीएफ इज इक्वल टू सीएफ सीपी सीटी, क्लियर हो गया इतना सबको। क्वेश्चन नंबर 11 बुक का है। क्वेश्चन नंबर 12 जो नहीं सॉल्व हुआ आपकी बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन 14 करवा देती हूँ आपको, और क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगी क्योंकि ये सॉल्व नहीं हुआ। और हाँ, इसमें फिगर नहीं बनती है, होता है ऐसा कि नहीं बन रही है, तो इसको करना कैसे, क्लियर हो गया इतना सब पे? ठीक है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट फ्रॉम बुक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का एग्जाम्पल है, लिखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 करवा रही हूं। ऐसे दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है विच इज ट्रायंगल ए बी सी, बीई एंड एडी आर मीडियंस, हो गया, बीडी एंड एई आर मीडियंस। और यहां से ड्रॉ किया हुआ है डीएफ पैरेलल टू, ये गिवन है हमें, डीएफ इज पैरेलल टू बीई। डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, पर ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का। तो अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है तो एसी साइड के साथ लगाओगे। किसने लिखा था, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड ई जी, यहाँ पे ई जी इज पैरेलल टू डी एफ, देयरफॉर जी इज द मिड पॉइंट। कोई ना कोई बच्चा है जिसने लिखा है, और नहीं लिखना, क्योंकि ई मिड पॉइंट एसी का है, ए एफ का नहीं है। आपने क्या करना था, ट्रायंगल लेना है बीईसी, लिखो इन ट्रायंगल बीईसी डी इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of BC and DF is parallel to BE। यहां पर ना हाफ नहीं लिखते हो दिया, वो बाद में आएगा, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is the mid point of CE, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया सी एफ इज इक्वल टू ई एफ, राइट। एंड ऑल्सो आई नो, या आप लिख सकते हो यहां पर कि सीई की वैल्यू किसके इक्वल है, सी एफ प्लस ई एफ, ठीक है। ये सब हम लिख सकते हैं, और दोनों इक्वल भी है तो 2 टाइम्स सी एफ लिख सकते हो, राइट। अब मुझे पता है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब ए ई जो है, क्या प्रूव करना था इसमें, एसी प्रूव करना था ना, तो आई शुड गेट एसी। हाँ, ए इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ एसी में, क्योंकि ईसी का ब्रेकअप मुझे सीएफ में आ रहा है, तो आई विल राइट ईसी को एज सीएफ प्लस ईएफ। हाफ एसी इज इक्वल टू सीएफ प्लस सीएफ, which will give AC is equal to 4 times C। क्लियर हो गया, किसी भी वे में प्रूव कर लो, वो जरूरी नहीं है। आप यू कुड हैव रिटन AC इज इक्वल टू AE प्लस EC, बोथ आर इक्वल, तो 2 टाइम्स EC, फिर EC को आप रिप्लेस कर दोगे 2 टाइम्स CF के साथ, वो भी ठीक है। क्लियर हो गया। अब करना है क्वेश्चन नंबर 12। पहले तो फिगर ड्रॉ करो इसकी, आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन राइट क्वेश्चन। हाँ, चाहिए ही नहीं है, क्या करोगे, वो होती है दूसरे में, वो दूसरे में होती है। वहां पर क्या दिया होता है, एडी इज द मीडियन, और मीडियन का फर्दर मिड पॉइंट दिया होता है। यहाँ पे 2 मिड पॉइंट्स गिवन है, तो तुम मुझे बार बार पूछ रहे थे ना 1/4 है, ये 1/4 वाला क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि 2 मीडियंस गिवन है।
जो आपका 1/3 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ आपको एडी मीडियन दिया होगा और मीडियन का फर्दर मिड पॉइंट दिया होगा। ठीक है, वर्कशीट में दोनों साइड बाय साइड दिए, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो। बाकी तो क्लास में मैंने आपको करवाया हुआ है, लिख लिया सबने ये? ठीक है, ये टेस्ट पेपर घर जाके ना 2 बार सॉल्व करके लाना है, जितने भी गलतियां हुई हैं उतनी स्पेशली। राइट, क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 2 मार्क्स है, तो हाँ पेपर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ बुक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो थे वही सिर्फ बाहर से, आपकी बुक के बाहर से है, बाकी सब आपका बुक से क्वेश्चन ही थे, प्रूफ वाले स्पेशली। ठीक है, एमसीक्यू आई कैन अंडरस्टैंड एक दो गलत होते हैं, 2 मार्क्स में लगता है कि जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 वो कुड हैव बीन डन इजीली, क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंट है, पर ऐसा पेपर में 9th में भी है 10th में भी है, तो ये क्वेश्चंस को तो ध्यान रखना ही है। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 13 14 11 12 13 डायरेक्टली बुक से था। क्वेश्चन नंबर 12 में एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं हमें। पहली बात तो जब तक आपको एंगल बाइसेक्टर साइड पर नहीं पहुंचाए हुए ना तब तक नहीं लिखने। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था जहां पे एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड, यहां पर नहीं है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, यहां से ट्रायंगल और यहां से ट्रायंगल, थोड़ी सी फिगर ठीक होगी, आपका अपने आप ही एंगल बाइसेक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां से लिखा P, देन आई राइट Q, देन आई राइट R, देन आई राइट S। इसको नाम से लिख लो PQRS, ऑर्डर में लिख लो, आसान रहेगा, गलती नहीं होगी। राइट, अब हमें करना क्या है, पहले एंगल P को 90 प्रूव करना है। सबसे आसान काम, एंगल P को 90 प्रूव करोगे तो मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, और ये है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ 180 90। फिर आप लोगे ट्रायंगल APB। अब ट्रायंगल APB में हम क्या अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इट वुड बी एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट, अब यहां पर हम लिख लेंगे एंगल PAB, हाफ ऑफ एंगल, और यहां पर PBA इज इक्वल टू 90, बिकॉज PA एंड PB आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो इनका सम हमें 90 दिया हुआ है, प्लस एंगल PBA इज 180 APB। APB पहले लिखा है ना, इन दोनों का सम, एंगल APB प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो मेरे पास आ गया एंगल APB एज 90। जैसे आपके पास ये एंगल आया वैसे ही आप लिख सकते हो सिमिलरली इसके सामने वाला एंगल, एंगल CRD इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल CRD, 2 मिनट वेट करोगे, यहाँ बैठ जाओ, 9th क्लास चल रही है। एंगल CRD इज 90 डिग्रीज। सिमिलरली एंगल CRD इज 90। ठीक है, अब हमने ये दो सामने वाले एंगल्स 90 प्रूव कर दिए। देखो, जो हमने यहां पर एंगल्स लिए थे वही हमारे पास एंगल ट्रायंगल ASD में लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ASD। सिमिलरली इन ट्रायंगल ASD एंगल ASD इज 90, वही एडजेसेंट एंगल्स, वही उनके हाफ्स। सिमिलरली का मतलब क्या है कि ये एडजेसेंट एंगल्स उनके हाफ्स लिए, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब इसको पीछे लेके जाना है कि एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल ASD, और लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये नहीं लिखोगे बिल्कुल नंबर कट जाते हैं। नाउ इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ यू हैव प्रूव्ड 3 एंगल्स 90, फोर्थ वन अपने आप ही 90 होगा।
किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया तो चौथा अपने आप ही 90 होना ही चाहिए, है ना। तो उसको प्रूव करो या ना लिखो तब भी चलेगा, राइट। तो अ क्वाड्रिलेटरल, फिर इसके बाद लिखना है क्वाड्रिलेटरल विद ऑल एंगल्स 90 इज इक्वल इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सबसे इजी प्रूफ यही होगा इसमें। क्लियर हो गया। और यही क्वेश्चन ना आपको लाइंस एंड एंगल्स में बाइसेक्टर्स में भी आया हुआ है। पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स दे फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक हो गया। अभी आपको अंदर वाली फिगर जो है वो स्क्वायर, वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती, पर वो कौन सा केस होगा, जब एंगल बाइसेक्टर्स के साथ हमने किया वो डायगनली बन गए। जैसे तुम लोग बना रहे थे, तुमने कहा मैम ये तो एसी डायगनल ही होगा, एंगल बाइसेक्टर कैसे हो गया, ये तो जो एंगल बाइसेक्टर है वो तो डायगनल है, तो ये पैरेललोग्राम कैसे बन रहा है, अंदर वाला रेक्टेंगल कैसे बनेगा। तो वो क्या, कौन सा केस होगा, ये कौन सी फिगर होनी चाहिए तब, इट शुड बी अ स्क्वायर है और रोम्बस। रोम्बस में द डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, उस केस में नहीं होगा, लेकिन हम बात ही पैरेललोग्राम की कर रहे हैं, हम रोम्बस की बात नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात ये, ठीक है इतना। ठीक है, तो आपकी ये पूरा क्वेश्चन पेपर 2 बार कल तक सॉल्व होना चाहिए, 2 टाइम्स, और कल हमें सरफेस एरिया आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं, जरूरी है।